हे एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग। एंड आज हम करने वाले हैं 14th ऑफ अक्टूबर 2023 का इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज एनालिसिस। एंड पैनिक ग्रीव्स गाजा, इजराइल ऑर्डर्स अ मिलियन टू वैकेट नॉर्थ ग्राउंड असॉल्ट्स नियर्स। तो पहला आर्टिकल ये है कि ये गाजा के अंदर बहुत सारा पैनिक हो गया है। और ये क्यों हो गया है? क्योंकि इजराइल के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला है कि अगर आप लोगों को अपनी जान बचानी है, आप लोगों को अपनी जिंदगी की चिंता है, तो कृपया करके नॉर्थ जो गाजा है उसको छोड़ दे और वहां से चले जाइए। इस चीज के लिए इजराइल की गवर्नमेंट ने उन्हें सिर्फ 24 घंटे का समय दिया है। और लगभग 10 लाख जो लोग हैं अभी जो गाजा के अंदर रहते हैं, आप इस मैप में देख पा रहे होंगे कि गाजा का जो शहर है वो दो भागों में बटा हुआ है। मतलब गाजा एज अ टेरिटरी दो में बटी हुई है। आप अगर इंडिया से लगाए तो जैसे इंडिया भी दो पार्ट्स में बटा हुआ है, एक है नॉर्थ इंडिया एंड द सेकंड वन इज साउथ इंडिया। वैसे तो इंडिया 6 भागों में बटा हुआ है, बट कॉमनली हमें पता है कि एक नॉर्थ इंडिया एक साउथ इंडिया। ऐसे ही गाजा की जो सिटी है वो दो भागों में बटी हुई है। सिटी नहीं, जो स्टेट है। तो गाजा एक जो नॉर्दर्न पार्ट है उसके अंदर गाजा सिटी लाई करता है। फिर वादी गाजा का जो पार्ट है वहां से नीचे जाने पर गाजा जो सदर्न गाजा है वो आ जाता है। आप फोटो में देख पा रहे होंगे कि कैसे यहाँ पर सदर्न गाजा है और यहाँ पे नदर्न गाजा है। तो यहाँ पे इस एरिया के अंदर लगभग 10 लाख लोग रहते हैं। उन 10 लाख लोगों को बोला गया है कि आप इस एरिया को छोड़ के नीचे सदर्न गाजा के अंदर एंटर कर जाइए। और इस फोटो में आप देख पा रहे होंगे कि कैसे बच्चे लोग जो है वो अपने सामान को लेके, जो जितना उनसे हो पा रहा है वो सामान को लेके निकल रहे हैं। इस चीज के लिए उन्हें सिर्फ 24 घंटे का समय दिया गया है। यूएन जो यूनाइटेड नेशंस है उन्होंने उनको बोला भी है, वॉर्न किया है, इसराइल से भी बोला है कि 24 घंटे इतनी ज्यादा बड़ी पॉपुलेशन के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए बहुत कम समय है। पर इसराइल ने इसके ऊपर कोई अ, मतलब छूट नहीं दी है। उन लोगों को 24 घंटे की डेडलाइन है, 24 घंटे का ही समय दिया है। नेक्स्ट आर्टिकल, इसराइल रिलीज इमेजेस ऑफ इन्फेंट किल्ड बाय हमास। हमें पता है कि कल जो हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे उसमें हमने देखा था कि कैसे यूएस के जो स्टेट के सेक्रेटरी हैं एंटोनी ब्लिंकन एंड नाटा के जो डिफेंस मिनिस्टर्स हैं वो लोग जो है इसराइल के अंदर चले गए थे। और इसराइल के अंदर जाके उन्होंने अपना सपोर्ट इसराइल के प्राइम मिनिस्टर को दिखाया कि हम आपके साथ हैं और कुछ भी अगर युद्ध में होता है तो आप हमेशा हमें आपके साथ ही पाएंगे। ये उन्हीं को दिखाते हुए जो पीएम है, प्राइम मिनिस्टर है इसराइल के, उन्होंने जो उनके सिविलियन की डेथ की गई है पैलेस्टाइन ग्रुप के द्वारा, हमास के द्वारा, उनकी फोटोज उनको दिखाई। और इवन सोशल मीडिया पे एक बच्चे की फोटो को भी शेयर किया जो कि बहुत छोटा बच्चा था, इन्फेंट था, यानी कि वो 1-2 साल का भी नहीं हुआ होगा और उसकी बॉडी जो थी वो खून से भरी हुई थी। तो ऐसी फोटोज को दिखाया और उन्होंने बोला कि जैसे लोग हमें बोल रहे हैं कि हमें ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच का इस्तेमाल करना चाहिए, हमें इंसानियत दिखानी चाहिए, आप ही बताएं। और जो नेशंस को वो दिखा रहे हैं कि क्या क्या इसके बाद अगर आप होते तो आप ऐसा नहीं करते। तो ऐसे कुछ आर्टिकल्स था। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं एडिटोरियल पेज पे। एंड द आर्टिकल इज इन क्राइसिस ऑफ पॉलिटिक्स इन आफ्टरमाथ ऑफ हमास अटैक, इजरायली पीपल आर यूनाइटिंग बिहाइंड आर्मी, फॉर नाउ दे डू नॉट ट्रस्ट देयर लीडर्स। तो इस चीज का मतलब क्या है? इसराइल जो है, हमें पता है कि 5 दिन से, पिछले 5 दिन से हम यही डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे इसराइल और हमास के बीच में अटैक हो रहा है। इसराइल की हिस्ट्री क्या है, हमास की हिस्ट्री क्या है, 1987 में वो कैसे बना, 1967 के बाद वॉर के बाद क्या हुआ, 2005 में गाजा और वेस्ट बैंक जो था उन दोनों को कहीं ना कहीं सॉवरेनिटी दे दी गई और इसराइल जो वहां से खींच लिया गया। और अभी तक हम देख रहे हैं कि कैसे इसराइल थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक था इन द पास्ट। और उस समय हमास की उत्पत्ति होती है एज अ इस्लामिक ब्रदरहुड के बारे में, कि कैसे हम मुस्लिम लोगों का भाईचारा बना के अपने आप को सेव करेंगे जूस के खिलाफ में या फिर इसराइल के खिलाफ से, ठीक है, अत्याचारों से। ये सब होने के बाद हम देख रहे हैं कि अब जो हमास अटैक कर रहा है वो किस वजह से कर रहा है। कभी ईरान उससे अटैक करवा रहा है, कहीं सऊदी अरेबिया और ईरान इसराइल की जो पीस हो रहा है, जो डील होने वाली है वो, या फिर जो मोरक्को है और इजिप्ट है, ये सब जो देश है उनके इसराइल के साथ ठीक संबंध हो जाने, सामान्य संबंध हो जाने की वजह से ये सब कारण हमने पढ़ लिया है। लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं कि इंटरनल कारण क्या रहे हैं। यानी कि ठीक है, इसराइल के इंटरनल क्या, हम एक्सटर्नल रीजंस को देखते जा रहे हैं कि कोई सऊदी के साथ डील होने वाली, ये होने वाली है। लेकिन आज के जो ऑथर है इस आर्टिकल के वो बता रहे हैं कि कैसे जो लोग खुद के हैं और कैसे जो इसराइल की खुद की कमी है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है, और कैसे इंटरनली लोग जो है उन्होंने अपने लीडर पर भरोसा करना बंद कर लिया, सिविलियंस जो है वो खिलाफ हो गए हैं। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, आज तक अगर हम पहले भी जाके देखते तो हमें पता है कि सिविलियन लोग कोई भी वॉर जैसी स्थितियों का भाग बनना नहीं चाहता है। ओनली 1% ऑफ द पीपल ऑफ द पॉपुलेशन आर दोज हु वांट टू बी इंडल्ज इन द वॉर। सिर्फ 1% लोग ऐसे होते हैं। लेकिन नॉर्मली जो होता है वो लोग ऐसा नहीं चाहते हैं। इवन जब हम रशिया
यूक्रेन की वॉर हो रही थी, हमने तभी भी देखा था कि कैसे कुछ रशियंस ने अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर दिया था, अपने व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हमें ये वॉर नहीं चाहिए। ठीक है, तो ऐसा देखने को मिलता है। अभी कुछ ऐसा ही रिएक्शन, ऐसा प्रोटेस्ट का तो नहीं, बट कुछ अनसेटिस्फेक्शन जो है वो सिविलियंस के अंदर हो गई है, जिससे अपने लीडर्स पे उन्होंने ट्रस्ट करना बंद कर दिया। और ये सिर्फ सिविलियन की कारण नहीं है, यहाँ पे हमें देखना है कि ऑथर बताते हैं कि कैसे जो पीएम है इजराइल के, वो कैसे एक तरीके से बहुत ज्यादा रेडिकल रिफॉर्म्स करने की तरफ बढ़े हुए थे। उन्होंने अपने जो डिफेंस के मिनिस्टर थे, उन्होंने उनको इतनी बार चेतावनी दी है कि देखिए हमारी इंटेलिजेंस जो वीक पड़ रही है, 1 साल से शायद हमारे ऊपर अटैक हो सकता है। कैसे इजराइल, यहाँ पे उधर बताते हैं कि कैसे इजराइल जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेशन है, अपनी मिलिट्री के लिए, अपने डिफेंस के लिए, अपनी इंटेलिजेंस के लिए जाना जाता है, उस इजराइल के ऊपर सडनली एकदम से अटैक हो जाता है और वो अपने आप को संभाल नहीं पाता है। उस दिन अक्टूबर 7 की सुबह की ये बात है, नहीं संभाल पा रहा है वो अपने आप को उस दिन के बाद से, और लगातार ये अटैक चल रहा है। ये बोला जा रहा है कि शायद ये अटैक रुका जा सकता था। बहुत सारे डिफेंस जो मिनिस्टर्स है, बहुत सारे जो मिलिट्री के लीडर्स है, उन लोगों का भी यही कहना है कि ये सब हुआ है लापरवाही की वजह से। हम लोगों ने चेतावनी दी थी, आज भी जो इजराइल की आर्मी है वो लड़ रही है एक ऐसे युद्ध में जो शायद रोका जा सकता था अगर उस चेतावनियों पर ध्यान दिया जाता। उसके अलावा जो पीएम जो है, उन्होंने आर्मी के बहुत सारे जो चीफ थे, जो डिफेंस मिनिस्टर थे, उनको हटा दिया गया था जब उन्होंने उनके खिलाफ जाने की कोशिश किया, उनको बताने की कोशिश की। उन्होंने बोला कि हम रिफॉर्म्स लेके आएंगे बहुत सारे, हम वेस्ट गाजा जो उसमें दोबारा सेटलमेंट, जो वेस्ट बैंक है पैलेस्टाइन की जो ईस्टर्न टेरिटरी है, उसका नाम वेस्ट बैंक है, तो उसके अंदर हम फिर से लेके जाएंगे। और जो हमारी मोस्क है, ये अल कायदा जो कि फिलहाल वेस्ट बैंक के अंदर जाती है, वो एक शेयर्ड है, मतलब कि वो यहूदियों का हक भी उसके ऊपर उतना ही है जितना अगर इस्लामिक पीपल उसके ऊपर समझते हैं। तो ऐसे रिफॉर्म्स होने की बातें चल रही थी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो हमास है या पैलेस्टाइन जो है वो बार बार ट्रिगर होता जा रहा था, बार बार ट्रिगर होता जा रहा था। और वो 1 साल से जब पॉलिसीज में कुछ बदलाव नहीं किया इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने या वहां के लीडर्स ने, उन्होंने इवन जो वहां के मिलिट्री के कुछ ऑफिसर्स हैं, उन्होंने बाहर आके ये रिपोर्ट भी लिखी कि क्योंकि सोसाइटी का और पॉलिटी का डिवीजन हो रहा है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज एक बोल रही है कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और वो कहीं ना कहीं उन रिफॉर्म से काम भी कर रही है, और दूसरी पार्टीज यानी कि खुद मिलिट्री के जो लोग हैं या फिर जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि ये सब ठीक नहीं है, आप सोसाइटी को 2 भाग में बांट रहे हो, इसकी वजह से मिलिट्री भी कमजोर हो रही है, सिर्फ सोसाइटी नहीं। ठीक है, आप एक कहीं ना कहीं ऑर्थोडॉक्स बनाने की उसको कोशिश कर रहे हो, कहीं ना कहीं एक्सट्रीमिस्ट बनाने की कोशिश कर रहे हो कि एक हद से पार गुजर जाने की जरूरत नहीं होती है हर बार। ठीक है, तो ऐसा देखने को मिला, और इसी वजह से यही कुछ कारण थे कि जिसकी वजह से इजराइल की जो आर्मी है और जो इंटेलिजेंस है वो इस बार चूक गई, और हमें देखने को मिला कि कैसे उन लोगों के ऊपर ये अटैक हुआ। Next article, a bleak spot. Methodology of Global Hunger Index has been rightly criticized, but conversation on ways to address undernutrition must go on. तो ये जो आर्टिकल है इसमें बताया गया है कि ये बात ठीक है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है उसको मेथडोलॉजी, वो जिस तरीके से कंडक्ट किया जाता है, उसका जो मेथड है कि कैसे वो चीजों को टेस्ट करके एग्जामिन करके रैंक देता है, वो थोड़ा गलत है। ये बात किसने बोली गई थी, इसकी बुराई किसने की थी? ये बुराई निकल के आई थी इंडिया की तरफ से, क्योंकि इंडिया की ये हर हर अक्टूबर के महीने में जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो होता है, कि ग्लोबल होता है मतलब कि विश्व में, हंगर होती है भूख, इंडेक्स मतलब कि कर्मस, कि कैसे एक पूरे के पूरे विश्व में कितनी ज्यादा भूख मरी है। एक तरीके से आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं कि इसका मेथड क्या है, कि ये रैंक देता है कि ये देश जो है ये भूख से बिल्कुल बचा हुआ है, तो इसको पहले 1 रैंक दे दो। इस देश में जो जिस देश में जितनी ज्यादा भूख मरी होगी, या जिस देश में जितना ज्यादा कुपोषण होगा, जितने ज्यादा लोग भूखे रहते होंगे, उस देश की उतनी ही नीचे रैंक आएगी, उस देश का उतना ही नीचे। तो हमें देखने को मिला कि इंडिया की जो रैंक आई थी इस साल, वो 125 देशों में से 111 नंबर पे आई है, और इवन हम पिछले साल से भी 4 प्लेस नीचे गिर गए हैं। ठीक है, तो 125 में से 111 नंबर पे है, और फिर से जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है या फिर से जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड वेलफेयर है, उन सब ने मिल के इस चीज का खंडन किया है कि नहीं, ये जो जिस तरीके से ये इसको इंडेक्स को जो मेथडोलॉजी है जिस तरीके से वो कंडक्ट करते हैं, बहुत छोटे सर्वे का ओपिनियन लेते हैं कि 3000 लोगों में, हमारी पॉपुलेशन 140 करोड़ के आसपास है, आप 3000 लोगों से पूछ रहे हैं कि बच्चों में न्यूट्रिशन कैसा है, इन सब चीजों पे बात करके आप कैसे निकाल सकते हैं कि हमारी पोजीशन क्या है? तो यहाँ पे ऑथर कहते हैं कि ये बात ठीक है, लेकिन
लेकिन फिर भी हमारे आगे अंडर न्यूट्रिशन जो है, कुपोषण जो है, कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन की कमी जो है वो फिर भी एक समस्या है। और वो समस्या कैसे है, क्योंकि जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट बनाया गया था 2013 के अंदर, उसमें ये बात की गई थी कि हम बेसिक जो अनाज होता है और बेसिक जो ग्रेन्स होते हैं उसको हम पीपल्स को देंगे ही, ताकि कोई भी देश में भूखा ना रहे। इसी के लिए कुछ स्कीम्स चलाई गई, जैसे कि पोषण 2.0 है, जो कि चैलेंज करता है कि जो माल न्यूट्रिशन है, कुपोषण है बच्चों के अंदर, या फिर जो जवान लड़कियां हैं या फिर प्रेग्नेंट वुमेन है, उनके अंदर जो ये कुपोषण देखने को मिलता है, उस पे उसको हम खत्म करेंगे कंट्री से। और उस स्कीम का क्या नाम है, पोषण 2.0। लेकिन आज के टाइम पे भी जब हम देखते हैं कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 5 है, जो कि इसी साल रिलीज हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आज भी 89% ऑफ बच्चे जो है वो 6 साल से लेके 23 साल के मंथ में, मतलब कि जो बच्चा एक साल का होता है या 2 साल का होता है, वो 6 साल की उम्र तक उसके अंदर लगभग 79% बच्चे ऐसे हैं जिनको सही तरीके का पोषण नहीं मिल पा रहा है, जितना न्यूट्रिशन उन्हें चाहिए वो न्यूट्रिशन उनको नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए उनको डाइट नहीं मिल पा रही है ठीक से। और जो इससे पहले वाला नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 हुआ था, जो उसमें पता लगा था कि 90.4% बच्चे ऐसे निकल के सामने आए थे, यानी कि 1% से हम लोग नीचे आए हैं या 1% से हम लोग बेहतर हुए हैं। लेकिन अभी बहुत काम बाकी है, बहुत काम करना जरूरी है। इवन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो आया था उसके अकॉर्डिंग एमोनिया की जो प्रॉब्लम होती है, यानी कि एनीमिया जो होता है, खून की कमी हो जाती है शरीर के अंदर, तो वो भी देखने को मिला है। बच्चे जो 6 साल से छोटे थे उनके अंदर, लड़कियों के अंदर टीनेज जो होती है, और वुमन जो 15 से 50 साल की उम्र की औरतें हैं, इवन जो प्रेग्नेंट औरतें हैं, उनके अंदर भी खून की बहुत कमी देखी गई है इंडिया के अंदर। अभी इस चीज से हमें क्या सीखना चाहिए कि ठीक बात है, कोई चीज हमें ठीक नहीं लग रही है, हमारा कोई टेस्ट लेता है, वो टेस्ट के रिजल्ट हमें ठीक नहीं लगता, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमें उस पर काम नहीं करना चाहिए। बिल्कुल गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा काम करना चाहिए और ध्यान देना चाहिए, पॉलिसी बनानी चाहिए और स्कीम्स लेके आनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि प्रॉब्लम होती क्या है, स्कीम सारी अच्छी होती है, पॉलिसी सारी ही अच्छी होती है ऑलमोस्ट, ठीक है, लेकिन दिक्कत रह जाती है उनके इम्प्लीमेंटेशन पे, दिक्कत रह जाती है जब करप्शन हो जाता है बीच में, जब आपको जो चीजें गरीब इंसान तक पहुंचनी चाहिए थी वो सिर्फ इस वजह से नहीं पहुंच पाती है क्योंकि बीच में किसी मिडिल क्लास या किसी अधिकारी ने उनके पैसे को खा लिया है। ठीक है, तो एक करप्शन है, इम्प्लीमेंटेशन है। जो चीज सही से अगर सब कुछ विदाउट करप्शन होने लगे, भ्रष्टाचार के बिना अगर होने लगे, तो सब चीजें सामान्य तौर से विद इन 10 ईयर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो हमें इस चीज पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल, द स्पिरिट ऑफ द गेम्स। स्पोर्ट्स इज meant टू यूनाइट पीपल, एनीथिंग एल्स रिड्यूस इट टू द पॉलिटिक्स और बिजनेस। तो श्री श्री रविशंकर जी ने ये आर्टिकल लिखा है और वो बताते हैं कि क्या हमें जो स्पोर्ट्स, हम इतना अभी एंटायर पॉपुलेशन जो है पूरे दोनों देशों की, पाकिस्तान की और इंडिया की, और अभी एशियन गेम्स चल रहे थे उसके बाद से भी, तो जितने स्पोर्ट्स जो एक तरीके से खुद में एक खेल है, क्या उसको इतना बड़ा मान लेना चाहिए कि वो जिंदगी से ज्यादा बड़ा है, या उसको स्लाइटली लेके चलना चाहिए कि खेल ही है, कोई बात नहीं, हार जीत लगी रहती है। तो ये बताते हैं गेम इज अ गेम बिकॉज इट इज फुलिश। वो कहते हैं कि खेल सिर्फ इस वजह से खेल है क्योंकि वो फुलिश है, क्योंकि वो बेवकूफी भरा है। और इसका ये कहने का मतलब इस वजह से है कि क्योंकि अगर मान के सोचिए कोई एलियन हमारे प्लेनेट पे आता है, अकॉर्डिंग टू ऑथर, अगर कोई एलियन हमारे प्लेनेट पे और वो देखते हैं कि एक बॉल से कोई खेल रहा है और बहुत सारे लोग, हमारा प्लेयर जो उस बॉल को पकड़ने के लिए पीछे भाग रहे हैं और पकड़ के फिर से उस बॉल को उसी आदमी के पास भेज रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं मीनिंगलेस लगता है कि इसमें कुछ ज्यादा मीनिंग है नहीं। तो वो कैसा लगेगा। इसीलिए खेल जो होता है वो हमें यूनाइट करने के लिए बना होता है, हम लोगों को एक दूसरे के साथ मिलाने के लिए बना होता है। इवन एक नाम है जॉर्ज बर्नार्ड शा जी का, जिन्होंने खुद बोला है कि क्रिकेट इज अ गेम वेयर 11 फुल्स प्लेज एंड 11,000 वॉच। कि क्रिकेट एक ऐसा गेम है जिसमें 11 जो बेवकूफ होते हैं वो खेलते हैं और 11,000 बेवकूफ उस मैच को देखते हैं। हालांकि ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है, ये जॉर्ज बर्नार्ड शा जी की स्टेटमेंट है और वो ऐसा बोलते हैं, उनका ऐसा मानना है, ठीक है, लेकिन हमारा मानना इससे विपरीत है। हमें लगता है कि गेम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इवन श्री श्री शंकर जी को भी ऐसा ही लगता है, रविशंकर, तो इनको भी लगता है कि खेल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन खेल खेलने के लिए बना है। ठीक है, आपको इंटरेस्ट आ रहा है, आपने कभी मंदिरों को या किसी बिल्ली के बच्चों को देखा होगा कि खेल खेलने के लिए बना होता है। वो ऐसे नहीं होता है कि देख के आप उस पे अपना इतना ज्यादा दिमाग खराब कर ले, आप एंग्जाइटी डिप्रेशन में चले जाइए। बहुत सारे प्लेयर्स के साथ होता है कि वो खेलते हैं, अगर वो हार जाते हैं
तो वो सोचते हैं कि डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंग्जाइटी में चले जाते हैं। वो जीत जाते हैं तो उनको एटीट्यूड होता है और कहीं ना कहीं वो सुपेरियरिटी वाली भावना का शिकार बन जाते हैं। तो ये दोनों चीजें ही गलत है। ऑथर इसमें बता रहे हैं कि गेम को गेम की तरह खेलना चाहिए, स्पोर्ट्समैनशिप अपने अंदर जाहिर करो। गेम का एक ही रूल होना चाहिए और उसको अपने अंदर बिठा लो कि या तो आप इस गेम को जीत जाओगे या आप इस गेम को दूसरों को जिता दोगे। अगर आप इस इथिक्स से, इस तरीके से, इन भावनाओं से खेलोगे तो कभी भी आप ना तो सुपीरियर अपने आप को मानोगे, यानी जो भी थोड़े से नेगेटिव कैरेक्टर हो सकते हैं ह्यूमन के अंदर, वो आपके अंदर आएंगे ही नहीं। ना आपको गुस्सा आएगा, मतलब गुस्सा ठीक है, गेम में कंपटीशन एक हद तक बहुत जरूरी होता है, एक हद तक एग्रेशन भी ठीक है, आपको जीतने की स्पिरिट होनी चाहिए, आपका सपना होना चाहिए। लेकिन एक समय के बाद जहां पे ये वायलेंस का रूप ले लेता है, जहां पे लोग अपने दूसरे काउंटर पार्ट जो है उनको मारने लग जाते हैं, तो वहां पे जाके गेम को आप बेइज्जत कर रहे हैं, उसकी गरिमा का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। तो गेम को, स्पोर्ट्स जो वो एक तरीके से पूजा होनी चाहिए जब आप उसको खेल रहे हैं, लेकिन दिल में आपकी जो भावना है वो इस तरीके की होनी चाहिए। ये आर्टिकल मैंने इसीलिए अ, अभी कवर किया है। शायद आप लोग सोच रहे होंगे कि इसकी क्या जरूरत थी, क्योंकि अभी एशियन गेम्स भी हुए और ये कहीं ना कहीं एक मुद्दा बड़ा है कि बहुत सारे प्लेयर जो अपनी कंट्री में जाने से भी डरते हैं क्योंकि वहां के लोग उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये हो सकता है कि क्वेश्चंस मेंस जैसे, आई थिंक जैसे पेपर में ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए, तो इसीलिए ये आर्टिकल मैंने कवर किया है। हो, नेक्स्ट आर्टिकल, बाबा साहेब्स कन्वर्जन। अंबेडकर जी का जो कन्वर्जन है, उन्होंने अपने धर्म को, हिंदू धर्म को छोड़ के बुद्धिज्म को अपना लिया था। ऐसा उन्होंने क्यों किया था? अंबेडकर एम्बेरस्ड बुद्धिज्म बिकॉज ऑफ वर्ना एंड जाति। वी स्टिल फोर्टिफाई those institution for political expediency और religious orthodoxy। हम देख रहे हैं कि कैसे बिहार में कास्ट सर्वे हो रहा है और नीतीश कुमार जो वहां के सीएम है, उन्होंने उसको पब्लिश भी कर दिया है। और अभी पूरे के पूरे देश में एक मुद्दा बना हुआ है कि कास्ट सर्वे होना चाहिए या कास्ट सर्वे नहीं होना चाहिए। इसके दो पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट इज नेगेटिव, कुछ लोग मानते हैं कि नहीं, कास्ट सर्वे नहीं कराना चाहिए। पॉजिटिव, कुछ लोग मानते हैं कि कास्ट सर्वे होना चाहिए। नेगेटिव क्या है? नेगेटिव जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से भी ज्यादा है। अभी जो प्रेजेंट हमारी गवर्नमेंट वो नहीं चाहती है कि ऐसा हो, टू पैन इंडिया। और पॉजिटिव्स, अब अगर इनको डिवाइड किया जाए कि नेगेटिव दिक्कत क्या क्या, तो सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम है कि आप उसको 45 उसको और मजबूत कर रहे हो कि आप सेंसस करवा रहे हो, आपने उसमें कास्ट को भी गिनना देखना शुरू कर दिया। और आपने क्या किया कि जो कास्ट का जो डोमिनेंस है, जो जिसको हम खत्म करना चाहते हैं, आप उसको और मजबूत बना रहे हो, सबके दिमाग में डाल रहे हो कि कास्ट जरूरी है, कास्ट जरूरी है, रिजर्वेशन जरूरी है। जिन चीजों से हमें इस समय पर निकल जाना चाहिए, अगर हमें डेवलप्ड कंट्री बनना है, तो जिन कुरीतियों को हमें छोड़ देना चाहिए, उनको अगर आप बार बार दिमाग में लेके आओगे तो लोगों को वो याद रहेंगी, तो लोग उसको अप्लाई करेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेगेटिव पार्ट इज दिस। एंड द पॉजिटिव क्या क्या है कि अगर आप, बहुत सारे अंडर प्रिविलेज लोग हैं, अगर आप उनका पता चल जाएगा हमें कि ठीक है ये लोग ऐसे हैं, तो हम उनके अकॉर्डिंग ज्यादा पॉलिसीज बना पाएंगे। हम पॉलिसीज के साथ साथ उनको जो पॉजिटिव, जो जो भी उनकी जरूरतें हैं और जो भी उन चीजों को रिसोर्सेज मिलने चाहिए, वो ज्यादा आसानी से उन लोगों तक पहुंचा पाएंगे, क्योंकि हमें अंदाजा होगा। अगर कास्ट के बारे में लोगों का नहीं पता है, अगर हम ऐसे ही चल रहे हैं इकोनॉमिक बेसिस पे, तो अगर उसको डाटा हमारे पास नहीं है, तो हम शायद उतना बेनिफिट जो सबसे लोवेस्ट जो पैराडिगम पे खड़ा हुआ है सोसाइटी के, उन तक डायरेक्टली नहीं पहुंचा पा रही है सरकार। ये आप लोग अपने आसपास भी देख सकते हैं कि कैसे कुछ लोग जो ठीक ठाक हमें लगते हैं कि ठीक है, तो ठीक खुद सस्टेन कर सकते हैं, लेकिन वो लोग ही सबसे ज्यादा फायदा उठा रहे होते हैं रिजर्वेशन जैसी स्कीम्स का, जिनका पूरा का पूरा उद्देश्य ये है कि अंडर प्रिविलेज सोसाइटी के रूप में या फिर इकोनॉमिक रूप में या सोसाइटल, तो उन लोगों को वो फायदा मिलना चाहिए। और ये सच्चाई है कि 1000 साल से चलने वाले, आप कह रहे हैं कि जो इतना लंबा समय से जो कास्ट ने जो नुकसान पहुंचाया, आप उसको 70 साल के अंदर ठीक नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ लोगों की आर्ग्यूमेंट है। अभी यहाँ पे जरा इसी सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए, और अक्टूबर 14 का ये दिन है जब अक्टूबर 14 1956 में एग्जैक्टली 67 इयर्स अगो क्या हुआ था कि इंडिया के जो सबसे, जो आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के माने जाते हैं, और इंडिया एज ए नेशन किस चीज की वजह से है? संविधान की वजह से। क्योंकि हमारा कोई कल्चरल ऐसे, हमारी होमोजेनिटी नहीं है कि हमें एज ए नेशन कंसीडर किया जाए, लेकिन इंडिया एक नेशन की तरह है और वो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से। इसलिए इंडिया और इंडिया यूएसए की तरह एक पॉलिटिकल नेशन है, पॉलिटिकल नेशन है। दो तीन तरह के नेशन होते हैं, कल्चरल होता
होता है, पॉलिटिकल होता है, रिलीजियस होता है, और हमारा क्या है, पॉलिटिकल नेशन है। उस पॉलिटिकल नेशन के जो आर्किटेक्ट है, उनको जो बनाने वाले थे, वो जो B.R. अम्बेडकर जी थे। और उन्होंने क्या किया था कि 14 अक्टूबर के दिन ही, आज ही के दिन ही, उन्होंने अपने धर्म को बहुत सारे लोगों के साथ एक साथ मिलके, लगभग 33 लाख लोग जो उनके साथ आए थे, और उनको चेंज कर लिया था बुद्धिज्म के अंदर। और बुद्धिज्म जो उनका चेंज करवाने वाले थे, वो जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे, साधु जी थे, वो ब्रह्मा से थे। आज के टाइम पे ब्रह्मा का नाम चेंज करके, बुर्मा का नाम चेंज करके म्यांमार हो गया है। और उन मॉन्क का नाम था भिक्खु चिंद्रामणि। ये क्वेश्चन आपका प्रीलिम्स या ऐसे एग्जाम्स में आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा। और उनकी पत्नी अम्बेडकर जी ने, और अपनी पत्नी के साथ और लाखों लोगों के साथ जो उनके साथ आए थे, अपने धर्म को बदल लिया था। और उस दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट हिंदू त्योहार था जिसका नाम है दशहरा। दशहरे के दिन उन्होंने अपने धर्म को बदल लिया था, ये बात बिल्कुल सच है। और उस जो नया धर्म निकल के आया, उन्होंने ऐसा भी नहीं किया कि बुद्धिज्म को जो उनका स्टेज था उसी को ले लिया, नहीं। बुद्धिज्म के अंदर भी उन्होंने एक नया सेक्ट पैदा किया जिसको जाना जाता है नियो बुद्धिज्म, और उनके फॉलोअर्स को जाना जाता है नियो बुद्धिस्ट। ठीक है। अम्बेडकर जी ने लगभग 21 साल पहले एक कसम खाई थी, अक्टूबर 13, 1935 में, जो कि नासिक डिस्ट्रिक्ट के येवला में वो थे, महाराष्ट्र में। और वो कॉन्फ्रेंस को एड्रेस कर रहे थे डिप्रेस लोगों की। और उन्होंने उस टाइम पे ये कसम खाई थी कि मैं हिंदू पैदा जरूर हो गया हूँ, क्योंकि वो मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन मैं इस चीज की कसम जरूर खाता हूँ कि मैं हिंदू मरूंगा नहीं। और उन्होंने अपनी वो कसम पूरी की, जब लगभग 6 हफ्ते पहले ही उनका देहांत, 6 हफ्ते के बाद, 14 अक्टूबर के इस कार्यक्रम के करने के 6 हफ्ते के बाद ही उनका देहांत हो गया था। और इस आर्टिकल में यही बातें हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्या कारण हो गया था कि उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। ठीक है। तो अंबेडकर जी तो थे, वो हमेशा से ही हम सबको पता है कि वो जाति की बातों पे बहुत बातें करते थे। इसी वजह से जो गांधी जी थे, गांधी जी को भी हम जानते हैं कि कहीं ना कहीं गांधी जी अनटचेबल्स के, उनको उन्होंने हरिजन का नाम दिया, जो डिप्रेस्ड क्लास थी, दलित वगैरह ये शब्द उन्होंने नहीं इस्तेमाल किया। जो भी बुरे शब्द इस्तेमाल होते थे, मैं भी उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए नहीं बोल रही हूँ। उन्होंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल बंद किया, और हरिजन उनको नाम दिया कि वो लोग भी भगवान के बच्चे हैं, हम लोगों की तरह ही, और अच्छे इंसान हैं। लेकिन जब गांधी जी और अंबेडकर की बात आती है, तो वो एक साथ मिलकर इस काम को नहीं चला पाए, क्योंकि अंबेडकर जी जो थे, वो गांधी जी की बातों से इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होते थे। गांधी जी जो थे, वो गीता पढ़ते थे। गांधी जी चतुर्वर्ण की जो पदवी थी, उसमें भरोसा रखते थे। लेकिन अंबेडकर जी उसके बिल्कुल खिलाफ थे। वो कहते थे कि जो 4 वर्ण बनाए गए हैं, ये किसी भगवान ने नहीं बनाए हैं, ये इंसान के बनाए हुए हैं। जाति भी इंसान की बनाई हुई है। कुछ इंसानों ने अपने फायदे के लिए जाति को बनाया, और उसी का आज हम लोग शिकार हो रहे हैं। जो कुछ लोग, जो जिनको बार बार डिप्रेस किया गया, नीचे दबाया गया, वो आज उसका शिकार हो रहे हैं। पूना पैक्ट हुआ था गांधी जी के बीच में और अम्बेडकर जी के बीच में, और वहां पे गांधी जी, अम्बेडकर जी जो थे, वो सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कर रहे थे कि हमारे अलग आदमी होंगे, हमारी अलग पॉलिटिकल पार्टी होगी, हमारे अलग जो वो होंगे एमएलए एमपीज, वो बिल्कुल अलग होंगे। लेकिन इस चीज पे गांधी जी उनके खिलाफ हो गए थे, क्योंकि एक देश पहले ही बढ़ रहा था धर्म के नाम पे, और दूसरा बढ़ जाता जाति के नाम पे। तो गांधी जी ने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम लोग उनको हिंदू धर्म में ही पूरी की पूरी अपने साथ मिला के पूरी की पूरी उनको मतलब स्ट्रेंथ देंगे, ताकत देंगे कि वो भी एमपीज बने। और रिजर्वेशन किया भी गया। आज भी अगर हम देखते हैं तो एससी एसटी रिजर्वेशन है हमारे संविधान के अंदर, और वो मतलब कि ऑफ कोर्स अम्बेडकर जी की सबसे बड़ी भूमिका है उसको करने के लिए। और कहीं ना कहीं अम्बेडकर जी 1946 में इस बात पे मान भी गए थे, लेकिन एक ही साल बाद वो लोग बिल्कुल अलग हो गए। और इवन अम्बेडकर जी ने बताया कि गांधी जी मुझसे बात भी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोगों की आइडियोलॉजी बिल्कुल अलग है। उन्होंने काफी कोशिश की, उन्होंने एक आर्टिकल भी लिखा अपना, जिसका नाम था एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट, लेकिन उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि उनके जो बातें थी, उन्होंने बताया कि जाति जो है वो सिर्फ इन चीजों से खत्म नहीं होगी कि आपने एक साथ बैठ के खाना खा लिया, या फिर आपने इंटर कास्ट जो है वो मैरिज करवा दिया, अंतर जातीय विवाह करवा दिया। इस चीज से जाति खत्म नहीं होगी। रेदर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपको एक ओपिनियन बना के, जो चतुर्वर्ण सिस्टम है हिंदुइज्म से, इन सब चीजों को बाहर निकाल के फेंकना होगा, तब जाके कुछ रिजल्ट आ सकता है। 20 साल तक अम्बेडकर जी जो थे, उन्होंने अपने पॉइंट को स्ट्रांगली आगे रखा, और उन्होंने इंतजार किया कि शायद हिंदू सभ्यता के जो लोग हैं, जो लोग मानते हैं कि हाँ नहीं, हम लोग आपके साथ हैं, ऐसा नहीं होगा, हम आगे बढ़ रहे हैं, वो शायद इस चीज को कर दे। लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। और एक शेर याद आता है गांधी जी का कि
शिक्षा जो है वो ऐसा ऐसा ताकतवर हथियार है, वो एक शेरनी का दूध है कि जो भी उसको पिएगा वो दहाड़ेगा। तो उन्होंने बोला है कि आप जब जो जिसको भी अपने हक की जरूरत है वो शिक्षा को लीजिए, चाहे वो डिप्रेस क्लास हो चाहे औरतें हो। वो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि अंबेडकर जी जो है वो औरतों के लिए एज अ वुमन के लिए भी बहुत बड़ा पार्ट उन्होंने उनकी लाइफ में निभाया है, क्योंकि जो हिंदू मैरिज एक्ट है वो अंबेडकर जी के दबाव की वजह से और अंबेडकर जी की वजह से ही आया था। उन्होंने इवन अपना रेजिग्नेशन भी दे दिया था पोस्ट से जब हिंदू मैरिज एक्ट आने वाला था, और जब उसको पास नहीं किया जा रहा था 1951 के अंदर, जहां पे हिंदू जो औरतें हैं उनको यह अधिकार मिला था कि उनके जो पति हैं वो एक साथ दूसरी औरत के साथ विवाह नहीं कर सकते हैं, उनका हक नहीं छीन सकते हैं। तो ऐसा कुछ देखने को मिला, और इसी वजह से जब उन्हें रिजल्ट नहीं देखने को मिले तो उन्होंने बुद्धिज्म में अपने आप को कन्वर्ट कर लिया। और उन्होंने ये भी बोला, जब उन्होंने बुद्धिज्म में अपने आप को कन्वर्ट किया, अपना धर्म बदला, उन्होंने ये भी बोला कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 शब्द है ना, लिबर्टी यानी कि आजादी, इक्वालिटी यानी कि बराबरी, फ्रेटर्निटी यानी कि भाईचारा, ये हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन से नहीं लिए हैं। आज तक आप जब भी पढ़ेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, तो ये प्रियम्बल के अंदर 3 शब्द हमें देखने को मिलते हैं। और जब इन शब्दों की बात आती है तो हमेशा ये हमें देखने को मिलता है कि इनको फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया गया है, जो कि हुआ था 1789 के अंदर। लेकिन अम्बेडकर जी बोलते हैं कि नहीं, ये सब जो है वो टीचिंग है, वो टीचिंग जो बुद्धा जी ने, उनके जो मास्टर है, उन्होंने जो सिखाई थी, उनका ये टीचिंग का एसेंस है, और हमने इन शब्दों को वहीं से लिया है। और इसीलिए जो पॉलिटिकल की अब फिर से क्या हो रहा है कि हमने इस चीज पे बात की कि कैसे फिर से पॉलिटिक्स जो है वो कास्ट को एक बड़ा मुद्दा बना रहे हैं, फिर से उस चीज को कंट्री के अंदर लेके आ रहे हैं, जहाँ की अम्बेडकर जी की इतनी बड़ी जर्नी थी, पूना पैक से लेके दक्ष भूमि तक। दक्ष भूमि वो जगह का नाम था जहाँ पे उन्होंने अपने धर्म को बदला। और इतना सब करने के बाद फिर से हमें जो समाज को एक चीज को छोड़ के आगे बढ़ जाना चाहिए, उस चीज को नहीं छोड़ रहा है। ये हमारी कहीं ना कहीं फेलियर को दर्शाता है, दिखाता है। नेक्स्ट आर्टिकल, हर क्वाइट रेवोल्यूशन। By replacing women's boarding personal lives and social relationship at the center of the study of economic behavior, Claudia Goldin helped feminize the lens of the economic inquiry. So हम देख रहे हैं पिछले 5-6 दिनों से कि क्लोडिया गोल्डिंग के ऊपर बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहुत सारे उनके ऊपर हमें आर्टिकल्स देखने को मिले, पढ़ने को मिले हैं। तो कौन है क्लोडिया गोल्डिंग? क्लोडिया गोल्डिंग जो है वो प्रोफेसर है हार्वर्ड के अंदर, और एक पहली ऐसी प्रोफेसर है, वुमन प्रोफेसर है हार्वर्ड के अंदर, जिनको टेनोर सिस्टम मिला है। टेनोर सिस्टम क्या होता है? TENURE। टेनोर सिस्टम होता है कि आपको 5 साल, 10 साल या जितना भी समय के लिए आपको टेनोर मिलता है, उस समय में आपको कोई भी आपकी पोजीशन से हटा नहीं सकता है। जैसे हमारे यहाँ पे भी गवर्नमेंट जॉब जो होती है उनमें इतनी ज्यादा राइज क्यों देखने को मिलता है, क्यों लोग इतना ज्यादा गवर्नमेंट जॉब्स को लेना चाहते हैं? बिकॉज सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होता है। ऐसा ही हमें देखने को मिलता है जजेस के केस में, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं, यानी कि 65 ईयर अगर आप वो बन गए हैं तो आप उनको नहीं हटा सकते इम्पीचमेंट के अलावा। सॉरी, इम्पीचमेंट होता है प्रेसिडेंट का, रिमूवल के अलावा। ठीक है, लेकिन दोनों में ही आपको सेम जो रिमूवल होता है सुप्रीम कोर्ट के जज का या हाई कोर्ट के जजेस का, किसी का भी जो रिमूवल प्रोसेस होता है वो, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का रिमूवल अमेंडमेंट का जो प्रोसीजर होता है वो, यानी कि 2/3 स्पेशल मेजोरिटी, ये जो होता है ये हमें चाहिए होता है। तो टेन्योर सिस्टम वो पहली ऐसी एक औरत है जो बनी है। और दूसरी बात, वो पहली एक ऐसी औरत है जिनको इकोनॉमिक्स के अंदर नोबेल प्राइज भी मिला है। इस नोबेल प्राइज का नाम होता है स्वर्गिस रिक्सबैंक प्राइज। इकोनॉमिक साइंस के अंदर इसको दिया जाता है, और स्वीडन की जो इंस्टीट्यूट है वो इसको देता है। ठीक है, तो वह पहली ऐसी औरत है। उन्होंने लिखा है कि कैसे औरतों का जो पार्टिसिपेशन रहा है, हालांकि वो ज्यादातर जो बात कर रही है वो यूएस के, अमेरिका के बारे में बात कर रही है, लेकिन अगर हम इसको डिटेल में पढ़े तो ये चीजें ऑल ओवर राउंड भी देखी जा सकती हैं। वो पहली एक ऐसी औरत है जिन्होंने इस चीज पे ध्यान दिया है कि कैसे, हमेशा हम लोग सोचते थे कि अगर आपकी इकोनॉमी, अगर आपका विकास हो रहा है देश का, तो इसका मतलब है कि औरतों का भी पार्टिसिपेशन जो है वो बढ़ रहा होगा। लेकिन ऐसा नहीं देखने को मिला। जब हम असलियत में डाटा को एनालाइज करते हैं और जब हमें देखने को मिलता है कि ऐसा नहीं रिजल्ट निकल के आ रहे हैं, बल्कि ये देखने को मिल रहा है कि पार्टिसिपेशन जो है वो कम हो रहा है। क्योंकि उसके कारण 2-3 कारण हो सकते हैं। क्योंकि जब आप लोग गरीब होते हैं, आप लोग का डेवलपमेंट नहीं हो रहा होता, आपको मजबूरी में काम करना पड़ता है। लेकिन जब आपके पास संसाधन है, जब आपके पास उतनी कैपेसिटी है जितनी आपको चाहिए कुछ काम करने के लिए, तो हो सकता है कि पेरेंट्स जो है या औरतों को है, फिर से उन्हें इस नजर से देखा जाता है कि बच्चों को और फैमिली को संभाले, और वो अपने हस्बैंड या जो भी उनके मेल काउंटर पार्ट्स हैं उन लोगों की करियर बनाने में उनकी मदद करे और खुद परिवार को संभाले।
ये बात हमें देखने को मिली। पहला ये है कि उन्होंने अब ये जो क्वाइट रेवोल्यूशन है इसके बारे में जब ये क्लोडिया जी बात करती हैं तो वो बताती है कि कैसे ये देखने को मिला है 1960s 1970s के बाद में कि कैसे औरतों ने पहली बार इस चीज पे ध्यान दिया है कि हमें हमारे करियर पे ध्यान देना है, हमें हमारे करियर की बातें करनी है, हमारे लिए जॉब्स, करियर ये सब इंपॉर्टेंट होने लगा है। सबसे बड़ा बूम जो देखने आया है 80s 90s के बाद में वो एजुकेशन में देखने को मिला है, और अब औरतें जो हैं वो अपने करियर्स को इम्पोर्टेंस देने लगी हैं, और इसी कारण से उनकी शादी, उनकी मैरिजेस, उनके जो और बच्चे जो होते थे उन सबको डिले करती गई है। कहाँ जो चीजें हमें 20s में देखने को मिलती थी आजकल वो 30s में होती हैं, क्योंकि ये वुमन अपनी पढ़ाई को, अपने डिसीजन मेकिंग को, इकोनॉमिक आजादी तो उनके पास आती ही है, फाइनेंशियल आजादी तो उनके पास होती ही है, लेकिन उसके साथ साथ उन्हें उनको साथ में मिलती है एक डिसीजन मेकिंग पावर की, यानी ये अपने निर्णय खुद लेने की शक्ति और आजादी। तो ये सब कुछ एक क्वाइट रेवोल्यूशन की तरह हुआ है कि शांति से चुपचाप चलता हुआ एक रेवोल्यूशन था ये। बहुत सारे रेवोल्यूशन जो हमें देखने को मिलते हैं वो शांतिपूर्वक नहीं होते हैं, वो क्रांतियां, क्रांति बोलते हैं रेवोल्यूशन को हिंदी में, वो शांतिपूर्वक नहीं होती हैं, बल्कि वो कैसी होती है, वायलेंट होती है नेचर में, उसमें लड़ाई होते हैं, झगड़े होते हैं। लेकिन जब यहाँ पे क्रांति की बात चल रही है, जब क्लोडिया जी इस बात को कह रही है कि ये क्रांति क्यों है, तब वो कह रही है कि ये बहुत क्वाइट हुआ है, बहुत आराम से चुपचाप हो गया है, इसमें कोई वायलेंट नेचर नहीं था इसका। सेकेंड चीजों पे क्लोडिया जी ने बहुत ध्यान दिया है वो है इंपोर्टेंस ऑफ डीप रिच एंड इंटरडिसिप्लिनरी डिस्ट्रक्टिव डिस्क्रिप्टिव डाटा, मतलब डाटा के ऊपर उन्होंने बहुत ज्यादा फोकस किया। ये चीज हम उनसे सीख सकते हैं कि कैसे आप अगर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आप अगर पॉलिटी पढ़ रहे हो, तो सिर्फ पॉलिटी पढ़ने से आपकी वो अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, आपको पॉलिटी के साथ साथ अपनी ज्योग्राफी समझना पड़ेगा कि ये पॉलिटी जिस चीज की हम बात कर रहे हैं वो चीज उस रीजन से भी तो जुड़ी हुई है ना, लोगों से भी जुड़ी हुई है ना। जब हम बात करते हैं भारत की, तो भारत के अंदर कितनी स्टेट्स हैं और उस स्टेट के अंदर कितने इलेक्ट्रोड कॉन्स्टिट्युएंसीज है, इन सब के ऊपर भी तो बात होती है ना, कि क्यों एक आदमी जो है वो दो जगह से एक साथ नहीं लड़ सकता है, या ऐसे कुछ बातें होती है। उसके बाद आपको इतिहास को भी देखना पड़ता है कि कैसे संविधान बना, कोई कारण के पीछे बनने के मंशा क्या थी, क्यों कोई एक्ट बना के या कोई आर्टिकल बना के एक संविधान के अंदर लिखा हुआ, उसके पीछे की मंशा क्या होगी। तो ऐसे जब हम सोचते हैं और जब हम रिग्रेस ना होके उस चीज के पीछे ना पड़े रह के, जब हमें लगता है कि नहीं अब हमें इस चीजों को बदलने की जरूरत है, जब हम बदलाव के फैसले लेते हैं, तब जाके हमें अंडरस्टैंडिंग होती है, और वो इम्पोर्टेंट होती है, वो इम्पोर्टेंस निभाती है, दिखाती है डाटा। तो डाटा पे भी हम इस चीज के बारे में समझ सकते हैं। और कहीं ना कहीं इन्होंने एक फेमिनिस्ट मूवमेंट जो है उसको भी इसी चीज में इकोनॉमी के साथ साथ दिखाया है। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। तो इनका नाम इम्पोर्टेंट है, नोबेल प्राइज इनको मिला है, तो इसीलिए हो सकता है कि इनके ऊपर शायद प्री में कोई क्वेश्चन आ जाए। नेक्स्ट आर्टिकल वर्ल्ड के बारे में है, ईरान हजबुल्ला होल्ड टॉक्स थ्रेटन इजराइल नॉर्थ। तो ये क्या बोल रहा है, ईरान जो हजबुल्ला, हजबुल्ला एक कहीं काइंड ऑफ मिलिट्री ग्रुप है जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, और ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं हुसैन अमरीदो बोहलानी, वो मिले हैं जो लेबनीज काउंटर पार्ट अब्दुल्ला बहुबा बहुआ बीब है उनके साथ, और उन्होंने इसराइल को ये धमकी दी है कि अगर आप लोगों ने पैलेस्टाइन के साथ जो आप ये नाइंसाफी कर रहे हैं, अभी अगर आपने अटैक को नहीं रोका तो आप एक और अटैक आपको देखने को मिलेगा जो कि होगा हजबुल्ला की तरफ से, जो कि होगा ईरान की तरफ से, और वो आपके दूसरी तरफ से आएगा, क्योंकि गाजा का अटैक जो है वो हो रहा है वेस्ट तरफ से, मेडिटेरियन की तरफ से, यूरोपियन साइड से, और जो ईरान का अटैक होगा वो होगा ईस्टर्न साइड से। तो आपको इन दोनों देशों के साथ ऐसी खुली चेतावनी जो है वो ईरान की तरफ से आई है। आगे देखते हैं इसमें क्या रिजल्ट आएगा, वो हमें आगे आने वाले न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स में पता चलेगा। नेक्स्ट आर्टिकल एक्सप्लेन पेज से है, इन सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन ऑफ होटल वायबिलिटी एंड राइट्स ऑफ अनबोर्न चाइल्ड। तो चाइल्ड के ऊपर जो बच्चा है, देखिए एक केस आया है, जहां पे एक 26 हफ्तों की प्रेग्नेंट औरत है जो अपनी प्रेगनेंसी को खत्म करवाना चाहती है। उसके पहले ही 2 बच्चे हैं और वो कह रही है कि मुझे इस प्रेगनेंसी की जरूरत नहीं है, ना तो ये प्लान की थी मैंने, ना तो हम इस प्रेगनेंसी को चाहते थे, वो और उसके हस्बैंड, और वो इसी के लिए मेडिकेशन के ऊपर भी थी, लेकिन उन दवाइयों ने असर किया नहीं, काम किया नहीं होगा। और दूसरी बात, वो पोस्टपार्टम यानी कि जब उनका दूसरा बच्चा हुआ था उसके बाद, जो पोस्टपार्टम होता है बच्चे के हो जाने के बाद, वो डिप्रेशन पे भी है, वो डिप्रेशन की दवाइयों पे चल रही है। तो ऐसी स्थिति में वो कह रही है कि मैं बच्चा नहीं रखना चाहती हूँ। इसी केस के होते, ये केस था जो 27 साल की वो औरत है, और इसी केस में 2 बार 2 बेंचेस बन चुके हैं।
पहला बेंच बना था 2 जजों का बेंच, जिसमें ये केस को ठीक है आप करवा सकते हैं, वीडियो कॉल पे केस की सुनवाई, और उनको बोला ठीक है जाइए आप करवा लीजिए। लेकिन जब ये केस एम्स में पहुंचा और टर्मिनेशन की बारी आई, तो उसमें देखा गया कि जो फोइटस है, जो बच्चा अंदर होने वाला है, वो दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है, यानी कि उसकी हार्ट बीट, उसका हार्ट फॉर्म हो चुका है 26 हफ्तों की प्रेगनेंसी के बाद। और इसीलिए एम्स को जो कानून के तहत चलना था, और एक जो एक्ट है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, MTP एक्ट, उसमें बताया गया है कि आप टर्मिनेट कर सकते हो, अपनी प्रेगनेंसी को गिरवा सकते हो, खत्म करवा सकते हो, और लगभग 20 हफ्ते तक, अगर आपको एक डॉक्टर बताए। उसमें 3 भाग है। दूसरा भाग बोलता है कि आप अपनी प्रेगनेंसी को तब टर्मिनेट करा सकते हो अगर आपकी प्रेगनेंसी 20 से 24 हफ्तों की है, और उसमें 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर या डॉक्टर जो है वो आपको किसी एक्सेप्शन में, कोई छोटा मोटा बीमारी या कुछ भी होता है, वो आपको कहते हैं कि ठीक है आप टर्मिनेट करवा लीजिए। और इसी का सेक्शन 3B जो है रूल्स का, इसी पार्ट के अंदर वो कहता है कि अगर कोई ऐसी कैटेगरी है, 7 कैटेगरीज मानी गई है फोर्स प्रेगनेंसीज की, और वो उनमें से एक है रेप हो सकता है माइनर्स का, या फिर सेक्सुअल असोल्ट हो सकता है, वुमन जो है उनकी डिसेबिलिटी है कोई, तो उसके साथ हो सकता है, या फिर अगर जो औरत थी वो प्रेग्नेंट थी और उसके बाद उसकी शादी दोबारा कहीं और हो जाती है, यानी कि शादी जो मैरिज का जो स्टेटस था वो चेंज हो जाता है किसी और के साथ, तो भी वो अपनी प्रेगनेंसी को खत्म कर सकती हैं। तो ऐसे कुछ फोर्स प्रेगनेंसीज के अंदर आता है, और ये केस जो स्टार्टिंग में पहली बार सुना गया था, उसमें भी जजेस का यही कहना था कि ये फोर्स प्रेगनेंसी की तरह ही देखी जाने वाली चीज है, क्योंकि ये औरत ये बच्चा नहीं चाहती थी, वो मेडिकेशन पे थी, दवाइयों पे थी, और जब दवाइयों से चूक हुई है, दवाइयों अपना काम नहीं कर पाई है, तो ये फोर्स प्रेगनेंसी की तरह देखा जाएगा। लेकिन अब मुद्दा क्या है? अब हमने देखा कि 24 हफ्तों के बाद आप प्रेगनेंसी को टर्मिनेट नहीं करवा सकते, आपको मेडिकल बोर्ड बिठाना पड़ेगा और उसका अप्रूवल लेना पड़ेगा, और वो भी तब जब फोइटल जो होता है उसके अंदर कोई अब नॉर्मेलिटी हो, कोई असाधारण चीजें हो, या कोई बीमारी हो, जिस तरीके से कि वो बच्चा आएगा भी तो ठीक नहीं हो पाएगा। इसके बाद तो एम्स ने अपना मेडिकल बोर्ड बिठाया, और उन्होंने फिर से बोला कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा किसी की आप जान लेने का अधिकार हमारे इंडिया के, इसको यूथोपिया बोलते हैं, ये तो हमारे में नहीं है। ठीक है, यूथोपिया इज अ कंट्री, तो ये तो हमारे अंदर नहीं है, हमारी इंडिया के अंदर, तो क्या करें अब? तो जब सुप्रीम कोर्ट में दोबारा गया, तो उसमें 3 बेंचेस जो है जजेस के उसमें बैठे, और जो उसके हेड थे वो थे जस्टिस, जो हमारे चीफ जस्टिस है इंडिया के, DY चंद्रचूड़ जी। तो वो यहाँ पे बैठे, और उन्होंने अब इस चीज के बारे में बात की है कि क्या ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है, आगे देखने को मिलेगा हमें इसका रिजल्ट, और क्या आज से पहले ऐसा टर्मिनेशन करवाया गया है 26 हफ्तों के बाद भी। तो कुछ केसेस में ऐसा हुआ है, जैसे कि एक केस था जिसका नाम था, जिसके हेड जो थे जस्टिस नागारंथन जी थे, और उसमें एक रेप सर्वाइवर थी जिसको 27 हफ्ते होने के बाद जो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवा दिया गया था। फिर एक और केस देखने को मिलता है 2022 के अंदर ही, जिसमें जो हेड थे वो जस्टिस हमारे चंद्रचूड़ जी थे, लेकिन उस टाइम पे वो चीफ जस्टिस नहीं थे। तो उन्होंने भी एक 24 हफ्ते की प्रेगनेंसी को, एक अनमेरिड औरत थी उसको टर्मिनेट करने की इजाजत दे दी गई थी। अब हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सवाल यहाँ पे आता है कि बिना जन्मे बच्चे के अधिकार क्या क्या होते हैं? तो ऑब्जर्वेशन बनाई गई है फ्राइडे को, जो चीफ जस्टिस है उन्होंने बोला है कि बच्चे के भी कुछ अधिकार होते हैं, औरत के भी कुछ अधिकार है, प्रेग्नेंट वुमन की भी, वो अबॉर्शन करवा सकती है, लेकिन जब दिल धड़कने लगता है उसके बाद से बच्चे के भी कुछ अधिकार आ जाते हैं। और इसीलिए हमारा जो कानून है वो रोए वर्सेस वोडे, मतलब ऐसे कि कोई स्ट्रिक्ट नहीं है। हमारा जो कानून है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि हम उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं सोसाइटी की जरूरतों के हिसाब से, अगर हमें लगता है। और वो जज की इंटरप्रिटेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कोई भी जज सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट को किस तरीके से देख रहा है। और हमें लगता है कि सोसाइटी को एक बड़ा चेंज चाहिए, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अपने लॉज को बदल सकते हैं, हमारे अंदर इतनी पावर दी गई है खुद कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ही। ठीक है, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन बहुत रिजिड होते हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं। ठीक है, जैसे यूएस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्लेक्सिबल माना जाता है, अनरिटन है, और ब्रिटेन का जो है वो रिजिड माना जाता है। बट इंडिया की जब हम बात करते हैं, तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो दोनों का ही मिक्सचर है। ठीक है, ना हम ज्यादा रिजिड है ना हम ज्यादा फ्लेक्सिबल है, लेकिन हम ट्रांसफॉर्मेटिव है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एकमात्र जो एम है, ओनली वन एम इज टू मॉडर्निटी, ट्रांसफॉर्म द सोसाइटी इनटू मॉडर्न सोसाइटी।
ओके। तो मॉडर्न सोसाइटी, ये हमारा सबसे बड़ा एम है हमारी सोसाइटी का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे संविधान का, कि हमें अपनी सोसाइटी को मॉडर्निटी की तरफ लेके जाना है, उसको बदलते रहना है। ऐसे ही नहीं रहना है कि एक चीज का जो इस्तेमाल हमें जरूरत 50 साल पहले थी, लेकिन आज सोसाइटी इकोनॉमिकली, एजुकेशनली और चीजों टेक्नोलॉजिकली अगर वो बदल गई है तो हम उसी चीज पे रिजिडली नहीं रहेंगे। इसीलिए हमें ट्रांसफॉर्म होना है, तो ये शक्ति उसको दी गई है। और रही बात बच्चे के अधिकारों की, तो बच्चे के अधिकारों के अधिकार वहीं तक है कि जहां तक, जैसे कि ये भी एक बच्चे का अधिकार माना जाता है कि अगर कोई औरत को फांसी की सजा मिली हुई है, लेकिन एक बेबी को, एक बच्चा अगर वो प्रेग्नेंट है, तो उसकी सजा को डिले कर दिया जाता है। उसको बोला जाता है कि नहीं, ये जीने का इस बच्चे का अधिकार भी है। और इवन उसकी माँ को भी 2 या 3 सालों तक उसकी सजा नहीं दी जाती है, क्योंकि उसको जरूरी चाहिए अपनी मदर, राइट। सेकेंड इज, अगर आप टर्मिनेशन नहीं करा सकते, ये भी बच्चे का अधिकार है कि आप 26-24 हफ्ते के बाद में टर्मिनेशन नहीं करवाया जा सकता है। हालांकि अभी इसके ऊपर और जानकारी हमें देखने को मिलेगी आने वाले कुछ दिनों के अंदर, तब हम देखेंगे। होस्टेज टेकिंग ए टेरर टैक्टिस, तो ये बताते हैं कि कैसे होस्टेज टेकिंग इज फेयरली कॉमन इन अनकन्वेंशनल वॉरफेयर। द डिफरेंस इन केस ऑफ इजरायली होस्टेजेस इन गाजा लाइज इन द स्केल। द अप्रोच ऑफ कंट्रीज टू होस्टेज टेकर हैज वेरिड। इजराइल हैज नो इजी ऑप्शन। इस आर्टिकल में हमें पता चलता है कि कैसे होस्टेज जो है वो एक कॉमन चीज है। जब भी कोई वॉर होती है, युद्ध होती है, तो लोग दूसरे लोगों को बंदी बनाते हैं, अपने पास रखते हैं और उसको एक टैक्टिस की तरह इस्तेमाल करते हैं, बार्गेनिंग की तरह इस्तेमाल करते हैं कि हमें ये काम करके दो। हमें कोई रैंसम मांगता है, कोई दूसरे लोग को छुड़वाने की बात करता है। तो ऐसा हमें पहले भी देखने को मिला है। और कुछ मेजर जो होस्टेजेस आज तक क्राइसिस हुए, उसे हम देखते हैं कि जो मॉडर्न डे का जो टेरर रिलेटेड होस्टेज हुआ है, कि टेरर आतंकवादी आते हैं, लोगों को बंदी बनाते हैं, लेके चले जाते हैं, वो स्टार्ट हुआ है 1972 के अंदर, जब पैलेस्टाइन के ही जो लोग थे, ब्लैक सितंबर ग्रुप जो था, उन्होंने 11 इजरायली एथलीट्स को अपना होस्टेज बना लिया था ओलंपिक विलेज के अंदर 1972 में, ठीक है। 1977 में भी हमें देखने को मिलता है कि कैसे इस्लामिक रिवोल्यूशनरीज कुछ थे, जिन्होंने 66 अमेरिकन डिप्लोमेट्स जो थे उनको होस्टेज, उनको बंदी बना लिया था ईरान के अंदर, और उनमें से 13 को जल्दी छोड़ दिया गया, लेकिन बचे हुए जो थे उनको 444 दिनों के लिए अपनी बंदी में रखा गया। नाउ नेक्स्ट हुआ था 1979 में, जहां पे 200 इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट जो थे, उन्होंने ग्रैंड मॉस्क जो थी मक्का की, उसी के ऊपर अपना कब्जा कर लिया था। और हंड्रेड्स ऑफ लोग जो वहां पे थे उनको होस्टेज बनाया, लेकिन मिलिट्री ऑपरेशन के बाद उनको छुड़वा दिया गया। और इंडिया में अगर हम देखें, तो इंडिया में भी दो मेजर होस्टेज क्राइसिस देखने को मिले हैं। एक देखने को मिला है 1990 में, जब 6 फॉरेन टूरिस्ट जो इंडिया के अंदर आए थे और उनको कश्मीर के अंदर हकरत हरकात उल अंसर ने अपना जो है होस्टेज बना लिया गया था 1995 के अंदर। और दूसरा हमें देखने को मिला था IC-814, जो कि एक एयरप्लेन था, उसको हाईजैक कर लिया गया था 1999 के अंदर। अगर हम देखें कि अभी इसराइल का जो होस्टेज है वो अलग कैसे है, इसराइल का होस्टेज इस वजह से अलग है क्योंकि बहुत सारे लोगों को आज तक जो गाजा और इसराइल में पहले भी होस्टेज बनाया गया है, 2-4 लोगों को इधर लेके चले गए, लेकिन इस बार स्केल जो है वो बहुत बड़ा है। लगभग 150 इसराइली जो लोग हैं, उसमें बच्चे, औरत, बूढ़े, एल्डरली, उन सबको होस्टेज बनाया गया। और पता नहीं कि मल्टीपल एक जगह पे नहीं रखा गया। सबसे बड़ी बात इसराइल की यही है कि अगर वो गाजा के ऊपर अटैक करता है तो उसे खुद के होस्टेजेस की जान का भी खतरा है, क्योंकि उनको स्केयर कर दिया गया, उनको अलग अलग जगह पे रखा गया, एक जगह पे नहीं किया गया, सेटल कर दिया गया उन लोगों को। अब ये बोलते हैं कि अलग-अलग नेशंस की मतलब क्या पॉलिसी क्या होती है इन चीजों के लिए, कि अगर ऐसा कुछ हो जाता है, नेगोशिएशन अगर आती है कि ठीक है आप इस चीज को छोड़ दीजिए, तो उसमें लोग दूसरे दूसरे देशों का क्या इम्पैक्ट होता है, वो कैसे इस चीज को हैंडल करते हैं। तो यूएस और यूके की अगर हम देखते हैं तो उनकी पॉलिसी है नो नेगोशिएशन विद टेररिस्ट, कि वो कोई कुछ भी हो जाए, लेकिन वो टेररिस्ट आतंकवादियों के साथ कोई नेगोशिएशन नहीं करेंगे, कोई उनकी बात नहीं मानेंगे। फ्रांस एंड यूरोप में देखने को मिलता है कि वो लोग नेगोशिएशन करते हैं और बहुत सारे रैंसम उनको, यूरोज को, मतलब उनसे जो पैसे मांगे जाते हैं, उनको बहुत ज्यादा उन्होंने दिए हैं। अभी तक सीरिया में आईएस के देखे जाता है कि बहुत सारे उनके जर्नलिस्ट को किडनैप कर लिया जाता था और फिर उनसे पैसे लिए जाते थे। तो कहीं ना कहीं वो इस तरीके से है। रही बात रशिया की, तो रशिया के अंदर भी एक ये चीज है कि वो मिलिट्री से चीजों को ठीक करते हैं। और 1972 के बाद हमने देखा था कि कैसे लोग, ये मॉडर्न हॉस्टेज शुरू हो गया था रशिया में, जब हमें देखने को मिला कि वहां के एक स्कूल को बंदी बना लिया गया था और उसमें लगभग 1000 बच्चे थे। तो जब उस चीज के ऊपर रशिया की बारी आई तो उन्होंने मिलिट्री से उस चीज को छिड़वाया, लेकिन उसके साथ साथ वहां के जो 1/3 बच्चे थे या लोग थे जो हॉस्टेज बने हुए थे, उनकी भी डेथ हुई। तो रशिया का। और इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया की पॉलिसी कुछ ऐसी है कि
कई बार इंडिया जो है रिफ्यूज कर देता है कि हम किसी भी जेल में से किसी भी टेररिस्ट को नहीं छोड़ेंगे, जैसे बट 1995 का जो किडनैप हुआ था फॉरेन टूरिस्ट का, जिसके बाद 1995 में उन लोगों की डेथ भी हो गई थी, उन उसको रिफ्यूज कर दिया गया, उसको नहीं छोड़ा गया। लेकिन जब प्लेन हाईजैक वाली बात आई थी और उस जो थे मसूद अजहर जिनका नाम था, उसको छोड़ दिया गया था 1990 में 1999 में, और उसको लेके चले गए थे तालिबान रूल्ड अफगानिस्तान। तो अभी तक ये जो होस्टेज है वो कितने ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं अपने ऑब्जेक्टिव को करने में, क्योंकि वो लोगों को बंदी बनाते हैं तो उनका कुछ एम होता है उस चीज के पीछे, तो आज तक वो कितने सक्सेसफुल रहे हैं। अगर एनालाइज किया जाए तो लगभग 4,000 ट्रांसनेशनल किडनैपिंग हो चुकी है, उनको होस्टेज बंदी बनाया गया है, ऐसे इंसिडेंट देखने को मिले हैं, और उनमें से लगभग 27% केस ऐसे देखने को मिले हैं जो उनका एम था, जो उनका ऑब्जेक्टिव था, वो उसमें पास हो गए। डाटा बताता है कि लगभग 50% विक्टिम जो है वो ऑर्डिनरी सिविलियंस होते हैं, आम आदमी होते हैं, उनमें से कुछ 21% जो होते हैं वो कॉर्पोरेशन ऑफिशियल्स होते हैं, कुछ 21% का ही डाटा हमें देखने को मिलता है कि डिप्लोमेट्स या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को बंदी बनाया जाता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर अटैक जो है वो 0.77% कुछ देखने को मिलता है। डाटा ये भी दिखाता है कि मेजोरिटी ऑफ द होस्टेज सिचुएशन, यानी कि लगभग मेजोरिटी ऑफ द 20% में वो लगभग एक हफ्ते के अंदर ही ठीक हो जाता है, नेगोशिएशन हो जाती है, उनको छोड़ दिया जाता है। लेकिन 11% डाटा ये भी दिखाता है कि इन लोगों को एक एक साल से ज्यादा भी बंदी बना के रखा जाता है, और कुछ की तो फिर उसमें मृत्यु हो जाती है। इसराइल के पास अब क्या ऑप्शन है? इसराइल के पास देखो, अब इसराइल क्योंकि अटैक नहीं कर सकता, बॉम्बिंग नहीं कर सकता बहुत ज्यादा, क्योंकि उनके लोग अलग अलग जगहों में है, जिसको नुकसान उनका भी होगा। ठीक है, दूसरी बात, नेगोशिएशन अभी नहीं हो सकती इसराइल और हमास के बीच में, अगर बम चल रही है दोनों तरफ से, तो कैसे वो लोग नेगोशिएशन करेंगे, बातचीत कैसे करेंगे? बातचीत के लिए आपको बैठना पड़ता है, शांत होना पड़ता है। इसीलिए इसराइल के पास ऑप्शन है कि अमेरिका, जो कि वहां पे आए भी हुए हैं, अमेरिका के स्टेट सेक्रेटरी भी आए हुए हैं, तो वो लोग, और इधर से ईरान, जिसको कोई पूछ नहीं रहा है, क्योंकि हमास जो है वो ईरान के बिना शायद नेगोशिएशन ना करे, तो ईरान को भी ले लेना चाहिए और अमेरिका को मीडिएटर बन के नेगोशिएशन जो है करवा देनी चाहिए, और बात करके इस चीज को छुड़वा देना चाहिए। इवन जो सऊदी अरेबिया है और जो और कंट्रीज थे वो भी कह रहे थे ईरान को, ईरान भी बोल रहा है कि आप एक काम करिए, इसराइल की जो कैद है, जो जेल है, उनके अंदर जो जितने कैदी हैं पैलेस्टाइन के, या जितने कैदी हैं गाजा के, उनको छोड़ दिया जाए और उनके होस्टेज को इधर से छोड़ दिया जाए। तो ये कुछ ऑप्शन है इसराइल के पास अभी के लिए। ये इकोनॉमिक्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं ऊपर ही इस आर्टिकल को। एंड द वर्ड आर्टिकल इज दिस, व्हाट इज इंडिजीनियस वॉइस रेफरेंडम इन ऑस्ट्रेलिया। तो रेफरेंडम क्या होता है कि ऐसा कानून, दो तीन तरह से एक्ट बनते हैं हमारे, जो एक्ट होते हैं वो लेजिस्लेटिव एक्ट, मतलब कि जो हमने पार्लियामेंट के अंदर हमारे एमपीज को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को भेज दिया है, वो लोग ही अपनी वोट देंगे और किसी भी एक्ट को बनाएंगे या फिर नहीं बनने देंगे। ठीक है, देखो पहली बात तो हमें देखना होगा कि पार्लियामेंट क्या, पार्लियामेंट हमारी इंडिया की जो है वो 3 पार्ट्स में बटी हुई है। हालांकि हमें लगता है कि 2 ही पार्ट में है, एक है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा, और तीसरा अगर हम देखें तो पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट अलग से आते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट प्रेसिडेंट जो है वो इन दोनों हाउस के किसी के भी मेंबर नहीं है, बट इंटीग्रल पार्ट है पार्लियामेंट का, तो पार्लियामेंट का पार्ट है, तो उनका स्टेटस जो होगा वो डिफरेंट होगा इन तीनों से। अब अगर कोई बिल है, अब पार्लियामेंट के अंदर 2 चीजें हैं, लोक हाउस और इसमें भी एग्जीक्यूटिव, जो कि मोस्टली होता है कैबिनेट हेडेड बाय पीएम। तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर और उनका कैबिनेट जो होता है वो एग्जीक्यूटिव होता है, यानी कि जो गवर्नमेंट जो होगी वो एग्जीक्यूटिव होगी, जिसको काम करना है। बचे लेजिस्लेचर, लेजिस्लेटिव जो होते हैं वो होते हैं लॉ बनाने वाले लोग। तो लेजिस्लेचर कौन होंगे? जो बचे हुए लोग होंगे। अब वो कौन होंगे? जो गवर्नमेंट में नहीं है, पर वो कौन है? एमपी और राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, बट मिनिस्टर नहीं है। इस चीज का ध्यान रखना है कि ये लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लेकिन मिनिस्टर नहीं है। लेकिन इंडिया के अंदर इन दोनों को ज्यादातर बांटा नहीं हुआ है, मतलब सेपरेट नहीं किया हुआ है इनकी पावर्स को। इंडिया में सेपरेशन ऑफ पावर नहीं देखने को मिलता है अमेरिका की तरह। उन लोगों में एग्जीक्यूटिव और जो लेजिस्लेचर है उनको टोटली बिल्कुल अलग अलग सेपरेट करके रखा है, लेकिन इंडिया में इन दोनों को एक ही जगह, बैठते भी एक ही जगह है, राइट। तो ये देखने को मिलता है। तो अब हमें अगर कोई एक्ट पास करवाना है इंडिया के अंदर, तो हमें क्या चाहिएगा? अगर वो ऑर्डिनरी बिल है, पहले तो बिल की तरह ही आएगा ना, अगर ऑर्डिनरी बिल होगा कोई, तो हमें क्या चाहिएगा कि 50+1 या 50+ मेजोरिटी, जितने भी लोग प्रेजेंट है, मान लीजिए 100 ही लोग प्रेजेंट है, टोटल हाउस की ऑलमोस्ट 750 हमारी स्ट्रेंथ है फिलहाल, 750 हमारे पास एमपी है दोनों हाउस के मिला के, एक्चुअली 752 है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि हमें कोई बिल बनाना है, तो
हमें अगर ऑर्डिनरी बिल को पास कराना है तो हमारे पास होना चाहिए 50+1 वोटिंग प्रेजेंट, मेंबर प्रेजेंट एंड मेजोरिटी, यानी कि वोट कर रहे हैं, प्रेजेंट भी और वोट भी कर रहे हैं। तो अगर 100 ही लोग ऐसे हैं जो दोनों हाउस, एक ही हाउस में अभी बैठे हुए हैं, और वो अगर प्रेजेंट है, और वो अगर उनमें से 51 लोग जो है वो बात कर देते हैं कि ठीक है करना है हमें इस बिल को, तो भी हो जाएगा। या फिर मान लेते हैं कि 3 ही लोग प्रेजेंट हैं और उनमें से अगर 2 लोग भी कह देते हैं कि हमें बिल को पास करवाना है, तो बिल पास हो जाएगा, एक्ट बन जाएगा, और फिर वो राज्यसभा जिस भी हाउस में उसको प्रेजेंट किया था दूसरे हाउस में चला जाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि अगर मान लीजिए 3 लोग प्रेजेंट, अगर जो वो है ऑर्डिनरी की जगह मनी बिल है या कोई फाइनेंशियल बिल है या इम्पीचमेंट वगैरह, तो उसके लिए क्या चाहिए होता? उसके लिए हमें चाहिए होती है स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से दें तो रेफरेंडम जो है वो इंडिया के कंटेक्स्ट में हमें देखने को नहीं मिलता है। और रेफरेंडम अगर इस तरीके से हम लोग एक्ट बनाते हैं, कानून बनाते हैं, लेकिन जब हम रेफरेंडम की बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, जो कि देखने को मिलता है और भी किसी कंट्रीज में, सबसे ज्यादा तो स्विट्जरलैंड वगैरह ऐसे कंट्रीज में देखने को मिलता है, यहाँ पे अगर आपको कोई कानून बनाना है तो जितनी भी आपकी पॉपुलेशन है जो वोट कर सकती है, वो यस या नो वोट करेगी, और उसमें से आपको 50+1 की जो मेजोरिटी है वो होनी चाहिए। ठीक है, और प्लस जितनी भी ऑस्ट्रेलिया की स्टेट्स है उसके अंदर भी, मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया ऐसे बटा हुआ है, ठीक है, अगर ये स्टेट है तो इनके अंदर भी मेजोरिटी जरूर आनी चाहिए। ठीक है, मान लीजिए 10 स्टेट है, 10 में से 6 की मेजोरिटी होनी चाहिए, प्लस जितने लोग जो वोट कर रहे हैं उसमें से भी 50+1 की मेजोरिटी होनी चाहिए, तभी जाके आप किसी कानून को वहां पे पास करवा सकते हैं। ओके, नाउ अभी ये कानून क्या है जिसकी हम बात कर रहे हैं? तो ऑस्ट्रेलिया है वो एक रेफरेंडम पे वोट करवाने वाला है अक्टूबर 14 को, आज ही से वो वोटिंग शुरू होगी, ऑनलाइन पोलिंग होगी, और इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया जो है लोगों से पूछेगा कि जो अब नॉर्मल लोग थे, यानी ऑस्ट्रेलिया के जो हमेशा से वहां पे रहते थे अंग्रेजों के आने से पहले, ब्रिटिश के वहां पे जाने से पहले 17th सेंचुरी के अंदर, तो उन लोगों को पार्लियामेंट में या जो उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर रिकॉग्नाइज करना चाहिए और उनको जगह देनी चाहिए कि वो अपनी पॉलिसीज को आके खुद को रिप्रेजेंट करे और खुद को खुद ही बनाए। ठीक है, ऐसा है। तो अब रेफरेंडम है जो वो होएगा, तो लगभग 3.2% जो अब नॉर्मल पीपल है वो ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन का पार्ट है, लेकिन अभी तक उनको ज्यादा नहीं मिला है। बट अभी ये लग रहा है कि रेफरेंडम जो है वो पता नहीं ठीक होगा या नहीं हो पाएगा, मतलब जीत पाएगा, मेजोरिटी मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। जो अभी प्राइम मिनिस्टर हैं ऑस्ट्रेलिया के, उनका नाम है एनाटोनी अल्बनीज, और वो लेबर पार्टी को वहां पे है, तो वो उन्होंने बहुत स्ट्रिक्टली ये कहा है कि यस करिए इसको और वोट कीजिए, यस की वोट कीजिएगा, हमें ऐसा करना चाहिए, हमें दूसरों के हकों के बारे में बात करनी चाहिए, और वो लोग खुद अपने लिए पॉलिसी बना पाए, इससे अच्छा क्या हो सकता है। दूसरे जो और जो पार्टीज है, जैसे लिबरल पार्टी ऑफ इंडिया है या नेशनलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, वो लोग इसके थोड़े खिलाफ है। वो लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये नो कैंपेन करो, और ये गवर्नमेंट जो है वो इसलिए ऐसा करवा रही है क्योंकि वो जो पॉलिसीज थे उसका काम जो है वो अच्छे से नहीं कर पा रही हैं। और सबसे बड़ी जो उनकी आर्ग्यूमेंट है कि ये जो है ऑस्ट्रेलिया की सोसाइटी को 2 भागों में बांट देगा रेस के बेसिस पे। जैसे रेसिज्म इंडिया का कंसेप्ट नहीं है, लेकिन रेसिज्म हमें अलग अलग प्रजातियों के उसमें देखा जा सकता है, और ह्यूमंस की जो है वो प्रजाति अलग नहीं है, इसलिए ह्यूमंस जो है वो ओनली होमोसेपियंस है। ठीक है, तो रेस के हिसाब से आपकी अलग अलग जगह से जहां पे आप आ रहे हो उसके हिसाब से अगर आपको बांट दिया गया, जैसे एक ब्रिटिश रेस है और वहां की जो अब नॉर्मल रेस है उसके हिसाब से, तो कुछ एक पार्ट आर्ग्यूमेंट का ये भी है। Last is export dipped 2.6% to 34 billion in September. Trade deficit narrows to $19.37. तो एक्सपोर्ट जो है मर्चेंडाइज का वो एक्चुअली में कम हुआ है 2.6% से। अगर हम देखें सितंबर लास्ट ईयर से अगर आज को कंपेयर करें, जो मर्चेंडाइज का हम एक्सपोर्ट करते हैं, और अगर हम देखें कि हमने इंपोर्ट क्या किया, तो इंपोर्ट में भी हमें डिक्लाइन देखने को मिला है, लगभग 15% का डिक्लाइन। तो हमने एक्सपोर्ट जो हम बाहर भेजते थे सामान को, वो 2.6% से कम हुआ है। ठीक है, और जो हम सामान को इंडिया के अंदर लेते थे बाहर भेजते थे, ऐसे इंडिया के अंदर लेते थे तो 15% से कम हुआ है। लेकिन फिर भी हमें देखने को मिला है कि अभी तक फिर भी हमारा जो डेफिशिएट है, ट्रेड डेफिशिएट क्या होता है कि हमने सामान जो था वो भेजा मान लीजिए 100 रुपए का, और हमने सामान मंगवाया मान लीजिए 150 रुपए का, तो जो 50 रुपए हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं, बैलेंस नहीं हो रहा है ना, हमें अपनी जेब से 50 रुपए ज्यादा देने पड़ रहे हैं, तो ये हमारा डेफिशिएट हो गया। और अगर सरप्लस होगा तो, अगर कोई चीज सरप्लस होगी तो उसमें क्या होगा कि ये सिचुएशन बदल जाएगी, इंडिया भेजेगा 150 रुपए का सामान और खरीदेगा 100 का, और हमारे पास या जो भी कंट्री थी ये सरप्लस हो रही है, हम लोग डिफिशियंट हो रहे हैं। लेकिन अभी भी हमारा जो डेफिशियंट है ट्रेड का वो देखने को मिल रहा है $19.37 बिलियन का।
नेक्स्ट आर्टिकल, G20 फाइनेंस, और ये हमारा आज का लास्ट आर्टिकल भी है। तो G20 फाइनेंस लीडर बैक स्विफ्ट अडॉप्शन ऑफ क्रिप्टो रोड मैप। तो जो हमारे G20 के लीडर्स हैं वो मिल रहे हैं, हम देख रहे हैं कि P20 भी मिल रहा है। P20 क्या होता है? पार्लियामेंट ऑफ G20, जो कि बात करने वाली है डेमोक्रेसी या कॉमन जो जो हमारे लिए चीजें, हमारी जो कॉमन वैल्यूज है उनको मिलने वाली, और कैसे हम एक देश को ठीक बना सकते हैं और अच्छा बना सकते हैं, ग्रोथ के साथ साथ सस्टेनेबल भी बना सकते हैं। दिस इज द मेन पॉइंट, ठीक है। और P20 का अब की बार क्या है, जो मोटिव जो है वो है लाइफ इज ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल लाइफ इनिशिएटिव जो है वो इनका मोटिव है, ये वो काम करने वाले हैं पॉवर्टी को डिक्लाइन करने में, खत्म करने में, इन सब चीजों में इनकी भूमिका रहने वाली है। तो G20 के नेशंस ने एक अपना क्रिप्टो के ऊपर रोड मैप तैयार किया था, उसी को इंडिया जो है अडॉप्ट करने वाला है, और फाइनली उन्होंने अडॉप्ट कर भी लिया है। कल इंडिया ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने ये जानकारी जी, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो बिल को पढ़ रही हैं, बता रही हैं उस ड्राफ्ट को कि क्या क्या हम अडॉप्ट करने वाले हैं। इसके अंदर वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट है जिनका नाम अजय भंगा जी है, आप देख पा रहे हैं ये अजय भंगा जी हैं, जिनका नाम ये इंडियन ही है। तो ये भी वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है 2023 के, और ये भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो अलग अलग ब्राजील जैसे अलग अलग कंट्रीज के लोग यहाँ पे बैठे हैं और काम कर रहे हैं, तो हमने इसको ले लिया है। दूसरी चीज, हमारा लास्ट आर्टिकल, वर्ल्ड बैंक एंड एमबीडीज जॉइंटली सीक टू बूस्ट लेंडिंग पावर। वर्ल्ड बैंक जो फ्राइडे को उन्होंने कोलैबोरेशन किया है 9 मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक के साथ, जिनका विजन है कि हमें पूरे विश्व से पॉवर्टी को खत्म करना है, बिल्कुल पॉवर्टी, गरीबी से मुक्त करा देना है, पूरे के पूरे प्लेनेट को रहने लायक बनाना है उसको ढंग से। तो G20 ने इसमें 9 देश, जो 9 बैंक जो है मल्टी लेटरल डेवलपमेंट बैंक जो होते हैं, जो लोगों को पैसा देते हैं, लोन देते हैं विदाउट, जिन लोगों के पास कोई मान लीजिए देने को कोलेट्रल नहीं है, कोई गारंटी नहीं है देने को, तो वैसे लोगों को भी पैसा दिया जाता है कि ताकि वो अपना काम कर सके एज अ लोन के रूप में, और ताकि वो अपने आप को गरीबी की दिशा से बाहर निकाल पाए। तो ये G20 के जो फाइनेंस लीडर है, उसमें वर्ल्ड बैंक की जो मीटिंग थी उसके अंदर ये स्टेप लिया गया है, और वो पहला है अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक, दूसरा एशियन डेवलपमेंट बैंक, देन एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक, काउंसिल यूरोपियन डेवलपमेंट बैंक, द यूरोपियन बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, द यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक, द इंटरनेशनल इंटर अमेरिका डेवलपमेंट, द इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक एंड द न्यू डेवलपमेंट बैंक ज्वाइंट द वर्ल्ड बैंक। इस कोलैबोरेशन में इन सभी बैंकों ने काम किया है। और यहाँ के जो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है, जिनका अभी अभी हमने फोटो भी देखा, जिनका नाम है अजय भंगा, उन्होंने बोला है कि हम साथ में मिलकर काम करेंगे कॉमन कॉज के लिए, और स्पेशली हमारी जितनी भी एक्सपर्ट नॉलेज है, स्पेशलिटीज है, फंडिंग है, हम बहुत सारे पैसों को इकट्ठा करेंगे। मैसिव चैलेंज हमारे दुनिया के सामने आज सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो देखने को मिलता है गरीबी का, और उस चैनल से हम लड़ेंगे और उससे बाहर